हेलो एवरीवन, आज अपने कॉटन की मेजर डिजीज विल्ट के बारे में बात करेंगे। विल्ट क्या होती है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि विल्टिंग होती कैसे है और क्यों इसको विल्ट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो विल्ट क्यों बोलते हैं। फर्स्ट मतलब एक चीज आती है कि लॉस ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का लॉस होना प्लांट्स के अंदर, मतलब पौधे की जो पत्ती होती है या फिर कोई भी पौधे का जो पार्ट है उसके अंदर क्या होता है कि पानी की कमी आ जाना। ठीक है, पानी की कमी आएगा तो क्या होगा, वहां पे पौधा मुरझा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, विल्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अब मतलब मैंने जनरल सा सेंस आपको बता दिया कि विल्टिंग होती क्या है। इसके बाद में अपने और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, उनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं इसको कि कोज कौन करता है डिजीज को। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, अपने विल्ट जो है वो जरूरी नहीं है फंगस से ही होती है। कुछ एक क्रॉप में जो विल्ट होती है वो बैक्टीरिया से भी होती है, कुछ क्रॉप में फंगस से भी होती है। ठीक है, लेकिन जो इसमें जो कॉटन की क्रॉप है उसमें फ्यूजेरियम के थ्रू होगी विल्ट, और उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, और इसका यहाँ पे मतलब नेक्स्ट आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे अपने बैक्टीरिया की जैसे लास्ट क्लास में अपनी बात की थी। ठीक है, तो उसमें मैंने आगे पीवी लगा के लिखा हुआ था कि पैथोवार। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एफएसवी। एफएसवी अब क्या होता है, इधर लिखा हुआ है जैसे मैंने एफएसवी। अब उसमें पीवी लगाया था, जैसे अपने कल की डिजीजन तो मोनास की बात कर रहे थे अपने बैक्टीरिया की, तो उसमें मैंने लगाया हुआ था कि पीवी इसका मालवे सीरम होता है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया था कि इसका पैथोवार मालवे सीरम रहेगा, और वो क्या रहता है कि स्पेसिफिक जो फैमिली रहती है मालवे सी उसी पे अटैक करते हैं। ठीक है, अब एफएसवी क्या होता है, तो एफएसवी और पीवी में क्या फर्क है तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना तुम कि जो पीवी है वो तो बैक्टीरिया के केस में लगता है। ठीक है, और एफएसवी है वो फंगस के केस में लगता है। बाकी दोनों का वैसे मीनिंग एक ही है, बस मतलब इतना सा फर्क है। पीवी का मतलब होता है पैथोवार, और एफएसपी का मतलब क्या रहेगा, फोर्मा स्पेशियल। ठीक है, जो कि फंगस के केस में लगेगा फोर्मा स्पेशियल। आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसको एक बार लिख लो कि फोर्मा स्पेशियल्स और पैथोवार में डिफरेंस क्या है। ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, सर्च करोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि पीवी बैक्टीरिया के केस में लगाते हैं और एफएसपी किसके केस में लगाते हैं, फिजेरियम, सॉरी फिजेरियम नहीं, फंगस के केस में लगाते हैं एफएसपी। ठीक है, और फोर्मा स्पेशियल्स इसका फुल फॉर्म होती है एफएसपी की। तो इसकी एफएसपी क्या रहेगा, वैसिन फैक्टम। ठीक है, इसका अब पूरा कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैसिन फैक्टम। दोबारा से याद करो सभी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैक्सीन फैक्टम। ठीक है, वैक्सीन फैक्टम इसका पूरा कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम रहेगा। बाकी अगर आप फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लिखते हो वो भी आपका सही होगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है अगर ऑप्शनल आपके अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें क्या है, बहुत बार दे देते हैं स्पीसीज भी आगे, तो आपको फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो इसमें वैक्सीन फैक्टम होता है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने इसकी बात करते हैं सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स क्या क्या अपने को देखने को मिलेंगे। वैसे तो सबको पता ही होगा, विल्ट आप देखते आए हो कि क्रॉप में बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबको पता ही है। पर अपने उसको डिटेल से भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस वजह से होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा विल्ट के अंदर कि मतलब सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ये क्रॉप की हर एक स्टेज को अफेक्ट करती है, मतलब सीडलिंग से लेके मैच्योरिटी तक हर एक स्टेज को ये अफेक्ट करेगी। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया कि पानी की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो पानी की कमी आएगी तो क्या होगा, मुरझान आएगी जिसको विदरिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, और येलोइंग हो जाएगी, पत्तियां हैं जो पीली पड़ने लग जाएगी, और ड्रूपिंग हो जाएगी, मतलब कुलमुलाहट। ड्रूपिंग का मतलब होता है कुलमुलाहट होना, जो प्लांट है वो कुलमुला जाता है। ठीक है, और पत्ती जो होती है उसकी वो झड़ने लग जाएगी, सूख के और नीचे झड़ जाती है और धीरे धीरे पूरा प्लांट सूख जाता है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट सिम्टम्स कहाँ अपने को देखने को मिलते हैं, वैसे सुन लो, फिर अपने एक एक लाइन पढ़ के भी मैं आपको उसका मतलब बता दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसके सिम्टम अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे, इसकी सीडलिंग में। सीडलिंग में क्या रहता है वो देखिए आप। सीडलिंग में क्या होगा कि सिम्टम इसके दिखेंगे, सीडलिंग जो होती है वो येलो कलर की हो जाएगी और फिर ड्राई हो जाएगी। ठीक है,
और इसका जो पेटियोल जो रहता है, मतलब पत्ती का जो ये भाग है, सॉरी एक मिनट, जो इसका पेटियोल जो रहता है, मतलब मैंने कल भी बताया था कि जैसे कोई भी पत्ती है, इसका ये जो भाग है इसको पेटियोल बोला जाता है, ठीक है। जो ये डंठल है, ठीक है, उसके ऊपर भी उसका कलर भी डंठल का कलर है वो ब्राउन पड़ने लग जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है कि रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, कि फंगस क्या करती है, उसके ऊपर रिंग बना लेती है, इस तरह से एक स्पोर पड़ जाता है उसकी पत्ती पेटियोल के ऊपर, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या रहेगा, सूखने लग जाएगा, वो टूट के नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि येलोइंग जो होती है इसमें पत्ती के ऊपर जो ये पीलापन आता है, वो मार्जिन से स्टार्ट होता है। मार्जिन मतलब पत्ती का जो ये वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला एरिया रहता है ना, जो बाहर का एरिया, उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। पत्ती के इस वाले हिस्से से येलोइंग होनी स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे पत्ती में फैल जाता है, ठीक है। और उसके जो किनारे हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि मतलब जैसे इसके किनारे सूख गए तो धीरे धीरे इसका जो अफेक्ट होता है वो मिड रिब तक चला जाएगा। जैसे पत्ती की ये जो मिड रिब रहती है यहाँ पे, मतलब इस तरह से वो मिड रिब भी सूख जाती है, ठीक है। और सूख के वो क्या होती है, पूरी ड्राई अप हो जाता है, जो प्लांट की पत्ती होती है वो मुरझा जाती है, येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। और नीचे गिर जाती है, टूट के प्लांट से अलग से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इसका क्या आता है सिम्टम, कि इसके जो सिम्टम होते हैं वो खेत में जगह जगह पेचेस में देखने को मिलते हैं। पेचेस मतलब समझ रहे हो कि ये कोई भी जैसे अपना खेत है, ठीक है, इसमें जैसे मतलब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ प्लांट जैसे रहता है खेत में, तो यहाँ 3-4 प्लांट जैसे अफेक्ट हो गए, फिर कुछ जगह नहीं दिखेगी थोड़ी, फिर कुछ मतलब कहीं कहीं फिर 3-4 प्लांट ऐसे अफेक्ट हो गए। तो इस तरह फर्स्ट जो सिम्टम रहते हैं वो अपने को पैचेज में दिखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है पूरे खेत में ये फैल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्टली जैसे सीडलिंग पे विल्टिंग आ गई, फिर क्या होगा कि समटाइम इसमें क्या होता है कि पार्शियल विल्टिंग हो जाती है। पार्शियल विल्टिंग मतलब समझ रहे हो कि स्टेम पे और मतलब रूट पे कहीं कहीं विल्टिंग होगी, ठीक है। पूरे प्लांट में नहीं होती लेकिन कहीं कहीं इसकी विल्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ब्लैक कलर की इसमें स्ट्राइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो रूट होता है और स्टेम होता है, जैसे इसमें मैंने दिखाया है आपको। ब्लैक कलर की स्ट्राइप मतलब काले रंग की इसमें धारियां पड़ जाती है, और धारियां पड़ेगी किससे, मैंने बताया था आपको कि नेक्रोसिस हो जाएगी, जो मतलब फंगस होती है वो वहां पे उसके प्लांट के जो टिश्यूज और सेल्स होती है उनको डेड कर देगी, पानी की कमी हो जाएगी वहां पे। और अंदर अगर उसको आप मतलब कि ऐसे काट के देखोगे तो उसमें आपको एक ब्लैक कलर की धारी दिखेगी, वही इसका मेन सिम्टम है। विल्टिंग को इसी तरह से पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट एक इसमें चीज आती है कि जैसे यहाँ पे ब्लैकनिंग हो गई, मतलब कि ब्लैक कलर की धारी पड़ गई, ठीक है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फैलती जाती है प्लांट में, और धीरे धीरे पूरे प्लांट के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है, ठीक है। तो इसका जो मेनली क्या होता है कि जो इंटरनल प्लांट होता है ना, प्लांट का जो इंटरनल पार्ट होता है वो ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। ब्लैकनिंग हो जाएगी तो डिस्कलरेशन हो जाएगा। डिस्कलरेशन मतलब जो पौधे का जो मेन कलर होता है वो लॉस होने लग जाएगा, और पौधा मतलब कि ऐसे मुरझा जाता है, काला पड़ जाता है और सूख जाता है, ठीक है। आगे तो आप ऐसे लिख ही सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है एक इसमें सिम्टम कि स्टंटिंग ऑफ टैप रूट। जो टैप रूट होती है मतलब कि इस तरह से ये जो रूट होती है, इस तरह से इसके आसपास जैसे ये इसके रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये जो टैप रूट होती है इसका जो स्टंटिंग हो जाएगी, मतलब इसका जो साइज रहता है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। टैप रूट है वो स्टंटिंग रह जाती है या फिर बोनी हो जाती है, ठीक है। और टैप रूट आपका मैंने बता दिया कि क्या है, क्या होती है, और मतलब किस तरह से वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके मेन इसमें सिम्टम्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सिम्टम है। अब इसको अपने डिटेल से एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, द डिजीज अफेक्ट द डिजीज अफेक्ट द क्रॉप एट ऑल स्टेजेस। ये मैंने आपको बताया था कि ये क्रॉप के हर एक स्टेज में अटैक होता है इसका, ठीक है। द अर्लीस्ट सिम्टम अपीयर ऑन द सीडलिंग इन द कोटिलीडन विच टर्न येलो एंड देन ब्राउन। इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो कोटिलीडन में आएंगे, वो धीरे धीरे येलो कलर की होगी, फिर ब्राउन कलर की हो जाती है, मतलब जो सीडलिंग होती है वो, और पूरी तरह से पौधा
मुरझा जाता है, और अगर मतलब सरवाइव नहीं कर पाता, अगर सरवाइव कर पाता है, अगर कर जाता है बाई चांस, तो फिर उसमें आगे से आगे और सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका द बेस ऑफ पेटियोल शोज ब्राउन रिंग। इसका जो मतलब पेटियोल का जो बेस रहता है, मतलब ये मैंने आपको इसमें बताया था, ये जो इसका बेस है यहाँ से, ठीक है, वो उसके ऊपर ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, फॉलोड बाय विल्टिंग एंड ड्राइंग उसकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, इन यंग एंड ग्रोन अप पार्ट्स, जो यंग यंग जो प्लांट के पार्ट्स रहते हैं, मतलब जब प्लांट सीडलिंग से मतलब मैच्योरिटी तक जाता है, तो बीच में जो उसकी फेजेस आती है, उसमें जो यंग प्लांट अपना रहता है, तो उसके अंदर क्या होगा, द फर्स्ट सिम्टम इज येलोइंग ऑफ एजेस ऑफ द लीफ। फर्स्टली क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो लीफ का जो मार्जिन मार्जिन जो होता है, मतलब ऊपरी जो एरिया होता है, वो धीरे धीरे उसकी येलोइंग होने लग जाएगी, और डिस्कलरेशन हो जाएगी। डिस्कलरेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मार्जिन से लेके और फिर मिडरीप की तरफ आएगी और पूरी पत्ती में फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, द लीव्स लूज देयर टर्जिडिटी, लीव्स के अंदर टर्जिडिटी हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाएगी। ग्रेजुअली टर्न्स ब्राउन, और ब्राउन कलर की हो जाएगी, और उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी, मतलब कि पत्ती जो होती है वो सूख के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका, सिम्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द ओल्डर लीव्स एट द बेस फॉलोड बाय यंगर वन। ये तो आपको पता ही है कि मतलब सबसे जो पहले जो पुरानी पत्तियां होती है वहां से स्टार्ट होगा, और फिर धीरे धीरे जो न्यू पत्तियां आती है वहां पे भी सिम्टम इसका ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा द डीफोलिएशन ऑफ विल्टिंग में बी कंप्लीट लीविंग द स्टेम अलोंग स्टैंडिंग इन द फील्ड। ये मैंने आपको बता दिया कि जो डीफोलिएशन हो जाता है, मतलब कि जैसे पौधा सूख जाएगा, तो सूख के क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर उसमें पानी की कमी है, तो पौधा मुरझा जाएगा और वापस वो रिकवर नहीं कर पाता है, ठीक है, और खराब हो जाता है, ठीक है। और टैप रूट का मैंने बताया था कि स्टंटेड हो जाती है टैप रूट, ठीक है, विद लेस अबंडेंट लेटर। इसके जो लेटरल्स रहते हैं, मतलब कि ये वाले, ये भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आएगा, ब्राउनिंग और ब्लैकनिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यूज जो रहते हैं, जाइलम फ्लोएम जो रहते हैं, उनकी ब्राउनिंग और ब्लैकनिंग हो जाएगी, मैंने आपको बताया था ये चीज भी। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो ब्लैकनिंग होती है, तो वो ऊपर और नीचे, मतलब कि यहाँ से जैसे बीच में स्टार्ट हुआ है अगर, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो ऊपर और नीचे ब्लैकनिंग फैलती जाएगी, और पूरे प्लांट्स के पार्ट को कवर कर लेगी, और पूरा प्लांट इससे अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ इसका मूवमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है, इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में क्या होता है, डिस्कलरेशन में बी एक्सटेंड थ्रू आउट द प्लांट स्टार्टिंग फ्रॉम रूट एक्सटेंडिंग टू द लीफ स्टेम एंड इवन बोल्स। मतलब धीरे धीरे इसमें कभी कभी क्या होता है, सीवियर केसेस मतलब बहुत ज्यादा अगर इन्फेक्शन फैल रहा है अपने फील्ड में, तो क्या होता है कि डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है प्लांट्स का। प्लांट अपना जो कलर होता है उसको लॉस कर देंगे, आपको पता है, मुरझा जाएंगे, पहले येलोविंग होगी, फिर ब्राउनिंग हो जाती है, फिर क्या होता है कि प्लांट जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन डिस्कलर्ड रिंग इज सीन इन द वुडी टिश्यूज ऑफ द स्टेम, मतलब कि ये मैंने बताया था कि इसमें ब्लैकनिंग दिखने लग जाएगी, जो वुडी टिश्यूज रहते हैं इसमें, उसके ऊपर ब्लैकनिंग देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर की हो जाती है, काली कलर की डालियां पड़ जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, द प्लांट्स अफेक्टेड लेटर in the season and stunted with favor balls which are very small and open before they mature। इसमें क्या होता है कि मतलब अगर प्लांट को ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है, तो क्या होता है कि जो उसके बोल्स बनते हैं, बोल्स मतलब जो फ्रूट पार्ट होता है, तो उसके ऊपर भी इसके सिम्टम्स चले जाते हैं, वो मतलब कि मैच्योर होने से पहले ही ओपन हो जाएगा, और उसमें जो लिंट होती है, मतलब कि जो रुई का फॉर्मेशन होता है, वो अच्छे से नहीं होगा, तो उसकी क्वालिटी भी लॉस हो जाती है, प्लस इसकी क्वांटिटी तो लॉस हो ही रही है, ठीक है। तो ये इसके मेन मेन सिम्टम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, देखिए इसके पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं। इसके पैथोजन में बस आप एक चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसमें एक चीज आप बस याद कर लेना, रट लेना चाहिए इसको, कि इतना ध्यान रखना कि इसमें 3 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। कैसे, मतलब इसमें मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, ये तीनों बनेंगे। इन तीनों को आप ध्यान से रट लेना, चाहे कैसे भी याद कर लेना, कि इसमें माइक्रो, मैक्रो और क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे। और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो आपका है, क्लेमाइडोस्पोर का क्वेश्चन है जो, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ लो, जेआरएफ में भी पूछते हैं, कोई भी एग्जाम पैथोलॉजी से रिलेटेड दोगे आप, नेट में भी पूछा गया है, तो उसमें बार बार ये क्वेश्चन आता है कि जो मतलब कि
फ्यूजेरियम जो रहती है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप चाहे तो नोट कर लो कि जो फ्यूजेरियम रहती है उसमें कौन से स्पोर्स बनते हैं, तो उसमें मेनली क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्लेमाइडोस्पोर उसमें टिक करना रहता है, तो ये आप रट लेना इस चीज को। ठीक है, इसमें मैक्रो, माइक्रो और क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं, लेकिन इसमें जो क्लेमाइडोस्पोर रहता है वो मेनली इसका स्पोर रहता है। ठीक है, तो जो इसका मतलब क्लेमाइडोस्पोर है वो रेस्टिंग स्पोर है। ठीक है, रेस्टिंग स्पोर मतलब कि ऐसा स्पोर जो कि एडवर्स कंडीशन जैसे रहती है तो उसमें ये सर्वाइव करता रहता है। ठीक है, और फिर जैसे ही मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो आगे इन्फेक्शन करने लग जाता है। ठीक है, 3 टाइप के इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो अपने देख लेते हैं इसमें माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। इसमें माइक्रो और मैक्रोकोनिडिया में क्या डिफरेंस है कि माइक्रो तो जो है ना वो स्फेरिकल रहता है, मतलब इस तरह से होगा, सीधा गोल। ठीक है, वर्ल्ड होता है, हाईलाइन होता है, मतलब कि कलरलेस ऐसा होता है। ठीक है, थिन होता है और वोल्ड होता है, और स्फेरिकल और इलिप्टिकल शेप उसकी हो सकती है। ठीक है, सिंगल और 2 सेल्ड होता है, मतलब हो सकता है सिंगल सेल हो या फिर 2 सेल भी उसमें हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो मैक्रोकोनिडिया है। जो मैक्रोकोनिडिया इसमें कैसा रहेगा, इस तरह की इसकी शेप रहती है इसमें। ठीक है, ये जैसे आप इसमें ये देखिए, इस तरह की इसकी शेप रहती है इसमें मैक्रोकोनिडिया की, ये इसीलिए इसको नाम दिया गया है फॉलकेट। फॉलकेट मतलब कि इसमें एक वो घुमाव रहता है इसमें। ठीक है, एक मतलब इस तरह से आप देख रहे हो इसमें बीच में एक ऐसा घुमाव सा रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको फॉलकेट बोला गया है। ठीक है, और जिसके अंदर 1 to 5 सेप्टेट सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इसकी बॉडी जो है वो ऐसे सेप्टेट होती है, सेप्टा में डिवाइड हुई होगी, जो कि 1 to 5 होंगे, मतलब कि 1 से 5 हो सकते हैं। थिन होंगे, थिन वर्ल्ड होता है। ठीक है, और इसका जो एंड होता है वो टेपर्ड होता है, मतलब कि जो ये आप देख सकते हो इसमें, मतलब इसका जो एंड पार्ट होता है वो ऐसे नुकीला सा रहेगा। ठीक है, ये इसके मेन 3 टाइप के स्पोर बनेंगे इसमें, मैक्रो, माइक्रो और क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, इन सबको आप अच्छे से याद कर लेना, इसका क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। हो सकता है आपकी इस एग्जाम में नहीं आई, लेकिन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, द फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस विवोटॉक्सिन। विवोटॉक्सिन अब क्या होता है कि मतलब कि फंगस के द्वारा एक ऐसा जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस किया जाता है जो कि नुकसानदायक होता है। ठीक है, और वो कौन सा रहेगा, फ्यूजेरिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, विच इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, और जो कि विल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और फिर ये इसका थोड़ा बहुत ये बताया हुआ है कि फिजेरियम मोस्टोक्सिस्पोरम एफ इसके क्या है, फोर्मा स्पेशियल्स होते हैं, इसके फोर्मा स्पेशियल्स क्या रहेगा, वेसिनफेक्टम। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप इसको देख लेना कि जहां भी आप अगर पैथोजन का नाम अगर जहां भी लिखते हो तो एक चीज याद रखना कि वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, और अगर इटैलिक लैंग्वेज में आप नहीं लिखते हो तो उसको अंडरलाइन जरूर करना। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, अंडरलाइन करना भूल गई थी मैं। तो आप कहीं भी अगर पैथोजन का नाम लिखते हो, तो अगर नाम आपसे पूछा गया है, आपने उसको अंडरलाइन अगर नहीं किया है तो वो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपके हो गए पैथोजन के बारे में बात कर ली अपने। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं फेवरेबल कंडीशन, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि डिजीज को फेवर करती है। ठीक है, तो इसमें फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो आता है टेम्परेचर, जो कि 22 to 30 डिग्री सेल्सियस उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ज्यादा ये अकर होती है ये वाली डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, हॉट एंड ड्राई पीरियड फॉलोड बाय रेन, मतलब कि थोड़ी बहुत जैसे बारिश हो जाती है और नमी का मौसम जैसे रहता है तो उस मौसम में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका कि हैवी ब्लैक सोइल विद एन एल्केलाइन रिएक्शन, मतलब कि अगर हैवी ब्लैक सोइल है आपके फील्ड में और उसके ऊपर अगर एल्केलाइन रिएक्शन हो रही है तो उससे क्या होता है कि डिजीज ज्यादा फैलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि इंक्रीज डोजेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर आपने अगर ज्यादा यूज किया है फील्ड के अंदर तो क्या होता है, जो डिजीज है वो ज्यादा फैलती है। ठीक है, तो ज्यादा नुकसान होगा आपके खेत में। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, एक मिनट, नेक्स्ट इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये मैंने आपको बता दिया कि फोस्फोरस पोटास की डेफिशिएंसी हो जाएगी और सोइल होती है वो ड्राई हो जाएगी, वो कंडीशन इसको फेवर करती है। और हैवी रेनफॉल होता है तो वो
नेक्स्ट इसका सोइल का टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री अगर रहता है तो वो ज्यादा इसको फेवर करेगा डिजीज को। नेक्स्ट इसमें क्या चीज आएगी, एक आता है नीमेटोड का इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि आपके इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है नीमेटोड का इन्फेक्शन। तो अगर नीमेटोड का इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि नीमेटोड वो सोइल में जैसे प्रेजेंट था मेलियोडिकाइन इनकोग्निटा, तो ये जैसे सोइल में प्रेजेंट था, ठीक है, तो इसने क्या किया कि वहां पे घाव कर दिया, मतलब कि वाउंड हो गया। जो पौधा रहता है उसके जो रूट पार्ट होता है या फिर जो स्टेम पार्ट है उधर उसने पौधे के अंदर घाव कर दिया, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा कि फंगस भी उसमें एंटर कर जाएगी। अब फंगस ने एंट्री ले ली तो वो धीरे धीरे फैलती जाएगी और पौधे में डिजीज कर देगी, ठीक है। तो ये इसका मेन फैक्टर ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके मेन आपके फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें एक चीज आती है वो आप नोट कर लेना, फंगल सर्वाइव एज सेप्रोबिक एंड क्लेमाइडोस्पोर और इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट रिमेन इन द सोइल। जो फंगस होती है वो सर्वाइव किस पे करेगी, जो मतलब कि डेड मटेरियल डेड प्लांट के पार्ट होते हैं, मतलब कि पहले के जो प्लांट डिब्रीज प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर सर्वाइव करती है। और किस फॉर्म में सर्वाइव करती है, हमेशा इसमें जो रेस्टिंग स्पोर होते हैं ना वो क्लेमाइडोस्पोर रहेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें डिजीज साइकिल। अब डिजीज साइकिल इसका कैसे रहेगा वो अपने पढ़ लेते हैं एक बार। द फंगस कैन सर्वाइव इन सोइल एज सेप्रोफाइट फ्रॉम मेनी ईयर्स एंड क्लेमाइडोस्पोर एक्ट एज ए रेस्टिंग स्पोर। इसका जो रेस्टिंग स्पोर जो रहता है वो क्लेमाइडोस्पोर रहेगा, ठीक है। और इसमें फिर आपकी एक चीज आती है कि जो फंगस होती है वो सेप्रोफाइट के रूप में रहती है, मतलब कि जो डेड एंड डीके प्लांट्स रहते हैं, मतलब पहले के जो प्लांट डिब्रीज प्रेजेंट है वहां पे वो सर्वाइव करती रहती है, ठीक है। द पैथोजन इज बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली सीड बोर्न, मतलब कि एक्सटर्नली वो इंटरनली दोनों तरह का सीड बोर्न डिजीज होती है ये। जरूरी नहीं है कि इसको सीड और सोइल बोर्न दोनों में ही आ जाती है, ये सीड बोर्न भी डिजीज है और सोइल बोर्न भी है, ठीक है, दोनों होंगे इसमें। द प्राइमरी इन्फेक्शन मेनली फ्रॉम डोरमेंट हाइफी, जो मतलब कि पैथोजन जैसे क्लेमाइडोस्पोर जो रेस्टिंग स्पोर उसमें प्रेजेंट है डेड एंड डीके मटेरियल पे, तो उसका जो डोरमेंट जो हाइफी रहती है वो सोइल के अंदर जैसे प्रेजेंट रहती है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन उसके थ्रू होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका क्या है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो कोनिडिया के द्वारा फैलेगा। आपको पता है इसमें मैक्रो माइक्रो कोनिडिया बनते हैं, तो कोनिडिया के द्वारा वो आगे फैलेगा और क्लेमाइडोस्पोर इन तीनों के द्वारा, ठीक है। जो कि किसके द्वारा फैलते हैं आगे, विंड के द्वारा, हवा द्वारा, या फिर इरिगेशन वाटर के साथ क्या करते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया डिजीज साइकिल। मैं एक बार आपको दोबारा से इसमें बता देती हूँ कि जैसे मतलब आप देखो कि सबसे पहले जैसे प्लांट डिब्रीज है, उसके ऊपर क्या है कि क्लेमाइडोस्पोर जैसे फंगस है वो सर्वाइव कर रही है क्लेमाइडोस्पोर के रूप में, ठीक है, जो कि सीड में भी हो सकती है आपकी, सोइल में भी हो सकती है, दोनों जगह प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि माइसीलियम बनाएगी वो, जैसे प्लांट पे जाएगी तो वहां पे माइसीलियम डेवलप होगा, ठीक है। तो माइसीलियम जैसे डेवलप हो गया, मैक्रो माइक्रोकोनिडिया उसमें बनते हैं, तो वो अब आगे जाके क्या होते हैं, जर्मिनेट होंगे। और वो जर्मिनेट होके क्या करेंगे कि उसकी सिस्टेमिक ग्रोथ होगी, मतलब कि वो जैसे मैक्रो माइक्रोकोनिडिया है वो आगे प्लांट पे जाएंगे तो उसकी सिस्टेमिक ग्रोथ होती है, मतलब पूरे प्लांट में उसकी ग्रोथ फैलेगी, ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा कि ड्रूपिंग ऑफ लीव्स आता है कि धीरे धीरे फिर वो पत्तियां हैं वो सूख जाएगी उसका इन्फेक्शन होने की वजह से, ठीक है। जो पत्तियां होती है उनकी ड्रूपिंग हो जाएगी। फिर इसका जो माइसीलियम होता है वो आगे प्लांट पे भी पूरी तरह से दूसरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी फैल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इसके मैक्रो माइक्रोकोनिडिया है वो हेल्दी प्लांट पे भी पहुंच जाएंगे। और इस तरह से जो इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो विंड और इरिगेशन वाटर के द्वारा जो कोनिडिया और मैक्रो माइक्रोकोनिडिया है वो क्लेमाइडोस्पोर है वो आगे फैलेंगे प्लांट्स पे। और इस तरह से पूरा एक साइकिल चलता रहता है जिसको क्या बोल देते हैं, डिजीज साइकिल। आप इसको 2 लाइन पढ़ के भी आप बना सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट में अपने क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ट्रीट द सीड, ट्रीट द एसिड डीलिंग सीड विद कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिम, ठीक है। कार्बोक्सिन या फिर कार्बेंडाजिम से आप 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आएगा, रिमूव एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज। जैसे अपने डिजीज साइकिल में बात की थी कि जो फंगस होती है वो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज रहते हैं उनके ऊपर सर्वाइव करती है, तो ये हमने बात की थी इसमें।
तो इसमें क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज है जो पहले से प्रेजेंट है, तो उनको या तो जला दो या फिर फील्ड से रिमूव कर दो, पूरी तरह से हटा दो, ठीक है। फिर इसका जो डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो अपने पढ़ा था कि इसके जो क्लेमाइडोस्पोर है तो वो सोइल में भी जैसे प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर समर प्लोइंग उसकी अच्छे से करोगे तो मतलब सनलाइट के द्वारा वो डेड हो जाते हैं, उनके जो पार्ट्स जो रहते हैं, ठीक है। जून जून जुलाई महीने में करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इसमें अप्लाई इंक्रीज डोजेज ऑफ पोटास विद ए बैलेंस डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फोस्फोरिक फर्टिलाइजर। जो आपने पढ़ा था कि इसमें कंडीशन कौन कौन सी फेवरेबल होगी कि पोटास और सॉरी जो फोस्फेट और नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर का एक्सेस डोज अगर यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा इन्फेक्शन होगा। तो इसमें क्या करना चाहिए कि पोटास की तुम मात्रा ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि पोटास का तो जैसे लग्जरी कंजप्शन भी हो जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन और फोस्फोटिक फर्टिलाइजर है उनका बैलेंस डोज इसकी यूज करनी चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आएगा, अप्लाई हैवी डोजेज ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। FIM तो समझ रहे होगे कि गोबर की खाद यूज करना चाहिए, ठीक है। विद अदर ऑर्गेनिक मैन्योर फॉलोड मिक्स क्रॉपिंग विद नॉन होस्ट प्लांट, और मिक्स क्रॉपिंग भी आप कर सकते हो नॉन होस्ट प्लांट के साथ। नेक्स्ट आता है आपका इसमें ग्रो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी गोसिपियम हिस्टूटम एंड गोसिपियम बारबेंडस। आप इनकी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करना चाहिए इसमें, जैसे वारा लक्ष्मी होगी, विजय प्रताप होगी, ज्यादा जाधार होगी और वीरम होगी, कुछ एक इसकी मतलब रेजिस्टेंट वेराइटी है, ये यूज करनी चाहिए फील्ड के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्पोर्ट ड्रेंच विद कार्बेंडाजिम 1 ग्राम पर हेक्टेयर, मतलब कि इसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए फील्ड के अंदर। अब ड्रेंचिंग क्या होती है सब लोग सोच रहे होंगे, तो ड्रेंचिंग मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई भी जैसे प्लांट है, ठीक है, ये अपने खेत के अंदर इस तरह से प्लांट है, तो इसमें अपनी बात की थी कि जो डिजीजेज होती है वो पैचेस में आती है, मतलब कहीं कहीं कुछ एक प्लांट के ग्रुप अपने को ज्यादा देखने को मिलते हैं कि अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसे उनके पास में खाई खोद दी जाती है, ठीक है। अब खाई खोद के इस तरह से उसमें क्या है कि कार्बेंडाजिम का घोल मतलब 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस खाई में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि इन प्लांट्स में जैसे मतलब फंगस प्रेजेंट थी, तो वो कार्बेंडाजिम इस पे डायरेक्ट रिएक्ट करेगा और उसको खत्म कर देता है और उसको आगे नहीं फैलने देता, ठीक है। तो ये करना चाहिए, इसमें ड्रेंचिंग करनी चाहिए। तो अब आपसे आगे की कोई भी क्लास में मैं पूछ सकती हूँ कि ड्रेंचिंग क्या होती है, आपको इसका रिप्लाई देना है, ठीक है। तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको आप इसकी सोइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास। अभी आपकी डिजीज कंप्लीट हो चुकी है।